लोगे अटेंडेंस? हाँ लास्ट में लूंगी बेटा। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 9। सो बैंकिंग ऑफ अ रोड, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, बैंकिंग का मतलब क्या होता है? देखो एक तो मान लो ये रोड है, सपोज ये आपके पास रोड है जो सीधी आपको दिख रही है, सरफेस इसका सीधा है। अगर इस रोड को मैं थोड़ा सा किसी एंगल पे उठा दूं तो दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ अ रोड। ये क्यों करा जाता है ये अभी पता लगेगा आपको डिटेल में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा थ्योरी दे रखा है, देखिए, टू मेक द टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड सेफर। क्या बोल रहा है ये कि जब टर्निंग्स आपको करनी, जब आपके मोड़ आते हैं तो वहां पर सेफ्टी पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है, इसको इस वजह से इंक्लाइन किया जाता है। द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड अबाउट द इनर एज, तो मतलब जो अंदर वाली एज है वो नीचे हो गई, आउटर एज जो होती है वो ऊपर की तरफ कर देते हैं। मेकिंग सम इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बन जाता है, ठीक है। दिस इज नॉन एज बैंकिंग ऑफ रोड। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। मान लीजिए ये आपके पास सामने से अगर कोई रोड है, ये आपको दिख रहा है, मतलब अगर सामने से देख रहे हो वो सीधा रोड है, ठीक है। मान लो यहाँ से आपके पास जो है गाड़ी जा रही है सीधी, इस तरीके से आप सामने से देख रहे हो गाड़ी ऐसे चल रही है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? चलो मैं आपको स्केल से ही दिखाती हूँ। जैसे आपके पास ये रोड है, ऐसे दिखा रही हूँ मैं आपको, तो आप अगर इस तरफ से देख रहे हैं तो आपको रोड सीधा दिख रहा है ना, और इस तरफ से आप देखिए तो आपको ऐसे रोड सीधा दिख रहा है। अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ इस रोड का कुछ एंगल कर देते, इस तरीके से आपने इसको उठा दिया, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। और जितना एंगल से आप उठा रहे हो दिस इज एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको आप बोल रहे हो। तो यहाँ से जैसे कि जब आप टर्न्स लेते हैं तो कई बार क्या होता है, स्किडिंग होती है, ठीक है, आप स्किड करते हैं बाहर की तरफ, स्किड करने लग जाए, फिसलने लग जाएंगे, हो सकता है अंदर की तरफ फिसलने लग जाए, तो उस केसेस में बचाने के लिए इनको किया जाता है इंक्लाइन, मतलब कुछ एंगल पे इनको उठा दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, आप सेफ रहेंगे। वो कैसे रहेंगे वो अभी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा बहुत आइडिया हो, जैसे साइकिल चला रहे हैं जो लोग, जो रोड बहुत बिजी होते हैं, जहां पर स्पीड बहुत हाई होती है, जैसे हाईवेज हो गया, हाईवेज में कोई टर्न्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई मोड़ आ रहा है, तो हमेशा आपने देखा होगा बहुत ऐसे दूर तक का मोड़ होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है। दिल्ली में तो जरूर आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, कहीं देखा है कि रोड थोड़ा सा उठा है, तो उसको उठाने से क्या आप लोगों को फायदा मिलता है, कैसे आप लोग एक्सीडेंट से बचते हैं, वो अभी धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ रोड, जब हमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किया था तब हमने समझा था, याद है किसी को? टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ रोड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किया गया, तो हमने वहां क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं। मान लीजिए ये आपके पास एक रोड है, रोड पे आप टर्न करें, जहां पर भी टर्न होता है वहां पर बैंकिंग ऑफ रोड किया जाता है। तो यहां से मान लो आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, और ये गाड़ी चल रही है इस तरीके से, घूम रही है v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, मान लो आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, और गाड़ी को मोड़ते हैं तो आपके ऊपर एक फोर्स लगता है ना बेटा? यस मैम। फोर्स किधर लगता है? जैसे आप अगर इसको मोड़ रहे हो इधर तो आपके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। इनर साइड। यस मैम। mv स्क्वायर बाय में यस मैम। आर मान लीजिए जो भी आप ये सर्कुलर पाथ ले रहे हो इसका रेडियस हो गया, ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, क्योंकि आप कहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कार के ऊपर बैठ के कर रहे हैं, आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, जैसे ही कार मुड़ेगी, ठीक है, तो आप आउटर साइड में ऐसे गिरने लगते हैं, तो mv स्क्वायर बाय में आर ये बाहर की तरफ लगेगा। इसमें दो केसेस बनते हैं, अगर आपके पास नो फ्रिक्शन तो उस केस में क्या होगा, अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, गाड़ी बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी, यस स्किड आउटसाइड, ठीक है। अगर आपके पास फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन आपकी हेल्प करेगा, राइट। मान लो क्या फ्रिक्शन का काम क्या होता है कि ये बाहर जाने का टेंडेंसी जो है रख रहा है, बाहर इस पे एक फोर्स लग रहा है, तो ये कार बाहर की तरफ खिसकना चाह रही है, तो एक रिलेटिव मोशन हो रहा है सरफेसेस के बीच में, टायर और रोड के बीच में, तो फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, राइट। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, ये बचाता है कार को स्किड होने से, पर इसका भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। आप ये वाला जो है ये
एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग, जिसको आप स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट? यस मैम। अब मान लो कि आपने बहुत ज्यादा स्पीड कर दिया, तो जब आप स्पीड को बढ़ा रहे हो तो ये वाली चीज बढ़ा रहे हो ना, बाहर वाला फोर्स बढ़ा रहे हो, आप बाहर वाला फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, अंदर वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है एडजस्ट कर रहा है, वो सेल्फ एडजस्टिंग है, आप जितना फोर्स लगा रहे हो एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, आपने स्पीड और बढ़ाई वो और एडजस्ट किया, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक ही वो बचा पाएगा, अगर उससे ज्यादा बाहर वाला फोर्स हो गया तो कार फिर से स्किड कर जाएगी, राइट? यानी कि हमारे पास जो कंडीशन निकल के आती है वो ये है कि mv²/r जो फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वो लेस देन इक्वल टू, आपने जो बताया फिर से बता दो, मैं आपकी आवाज कट गई थी। हाँ दोबारा सुनो, मैंने ही आपको बताया, देखो अब ये कार के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि उसको बाहर की तरफ लेके जाना चाहता है। अब जो टायर्स हैं गाड़ी के वो रोड पे टच्ड है ना, उन टायर्स और रोड्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो उस मोशन को अपोज करेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। अब जो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो v पे डिपेंड कर रहा है, जितना तेजी से आप आएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा हो रहा है। अंदर वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैं बात कर रही हूँ। जैसे अगर इसका एग्जांपल मैं दूं, एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक को आपने थोड़ा सा धक्का दिया, वो नहीं हिला, क्यों नहीं हिला? क्योंकि वहां पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, जो आपके लगाए गए फोर्स को अपोज कर रहा है, आपने थोड़ा और फोर्स बढ़ाया फिर भी नहीं हिला, यानी कि पीछे वाला फ्रिक्शन फोर्स फिर एडजस्ट करता है, अपनी वैल्यू को और बढ़ाता है। अब वो कब तक बढ़ाएगा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जहां तक कि वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करके आपके लगाए गए फोर्स के बराबर कर रहा है, लेकिन आपका लगाया गया फोर्स अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होता है तो ब्लॉक मूव कर जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, ये वाला जो फोर्स है बहुत ज्यादा हो जाएगा और अंदर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो भी उसको नहीं बचा पाएगा, ठीक है। अब आपका सवाल ये हो सकता था कि मैम अगर स्पीड कम है तो क्या होगा? देखो स्पीड कम है तो फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग है, उसका वैल्यू कम हो जाएगा, स्किडिंग तो नहीं होगा। स्किडिंग कहाँ तक नहीं होगा? जब तक ये दोनों जो फोर्सेस है वो बराबर नहीं है, ठीक है। अगर बाहर वाला ज्यादा, मतलब दोनों फोर्सेस जब तक बराबर हैं, सॉरी बराबर नहीं है, नहीं बराबर हैं तो स्किडिंग नहीं होगा। बाहर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा एफ लिमिटिंग से तो आपके पास स्किड कर जाएगी कार। तो यहां से एफ लिमिटिंग का वैल्यू तो आपको पता है क्या होता है, म्यू इंटू में एन। अब अगर इस कार को मैं आपको सामने से दिखाऊं तो कार ऐसी ही है ना, मान लो ये आपके पास कार है, ये रोड है, इसका जो ये रोड हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है कार पे ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है और इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है रोड के अंदर, ठीक है। जहां पर टच है नॉर्मल रिएक्शन तो वहीं परपेंडिकुलर लगेगा ना, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया? म्यू इंटू में mg के, ठीक है। सो यहां से अगर मैं पुट करूं एम वी स्क्वायर बाय में आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम, तो एम से एम कटा, म्यू क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो सरफेस टच में है उनके नेचर पे डिपेंड करता है वो। सो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आती है कि v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर। ये हम चीज पढ़ चुके हैं, याद आ गई सबको? यस मैम। अब देखो अगर आपकी जो स्पीड है अंडर रूट म्यू जी आर के बराबर है, इसका मतलब स्किडिंग नहीं हो रहा, इट इज जस्ट अबाउट टू स्किड, अभी तक बचा रखा है फ्रिक्शन फोर्स ने। अगर लेस देन है नो प्रॉब्लम, एफ जो फोर्स है, फ्रिक्शन जो फोर्स है वो अपना वैल्यू एडजस्ट करता है। वी अगर कम है अंडर रूट म्यू जी आर से, फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास वी ज्यादा हो जाए अंडर रूट म्यू जी आर से तो क्या होगा? आपके पास एम वी स्क्वायर बाय आर वाला जो फोर्स है उसको स्किड करा के बाहर ले जाएगा। क्लियर है अभी सबको? यस मैम। अच्छा अब देखो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात, जब स्किडिंग होती है तो आपने कई बार मतलब मूवीज में देखा होगा या आपने खुद भी कई बार, हम लोग गाड़ी या कुछ बाइक वगैरह कुछ चलाते थोड़ा हम स्किड करते हैं बट फिर से बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्किड होना शुरू हो गया तो वो हो ही जा रहा है। तो ऐसा क्या होता है? अब देखिए अगर मान लीजिए आपके पास जो वैल्यू है v इज ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू जी आर, ठीक है। तो अंडर रूट म्यू जी आर में आपको पता है कि स्किडिंग किधर होगा? आउटसाइड, आउटवर्ड्स, जिधर भी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है
उधर आउटवर्ड स्किडिंग होगा। अब जैसे ही आउटवर्ड स्किडिंग होता है, आपको समझ में आता है कि ये हुआ क्यों है कि mv²/r जो फोर्स था वो बड़ा था, ठीक है, जिसकी वजह से स्किडिंग आउटवर्ड हुआ। अब क्या होगा देखिए, जैसे ही आप बाहर जाते हैं जो रेडियस है बेटा वो भी तो बढ़ जाता है। यस मैम। यस और नो? आर बढ़ेगा। आर Yes, जो आप ma'am. मान लो, पहले आप ये जो हमारे पास रोड है, जैसे ये वाली रोड है, पहले आप इस सर्कल में चल रहे थे जिसका रेडियस आप लोगों ने क्या लिया था, आर। अब आपका स्किडिंग होगा तो आप अगले सर्कल में चलेंगे। ओके, सो अब जैसे ही स्किड होगा उसका रेडियस बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ने से मुझे एक बात बताओ, mv²/r जो है वो घट जाएगा ना? यस मैम। घटेगा या नहीं घटेगा? Yes. अब जैसे ही ये घटेगा, फ्रिक्शन फोर्स विल अगेन मैनेज इट। Yes, ma'am. फ्रिक्शन फोर्स विल अगेन यस मैम। मैनेज इट। मेरी हैंडराइटिंग दिख रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहां से देखो फ्रिक्शन फोर्स में थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर भी, ताकि आप कंपेयर कर सको। ये लीजिए, ये आपके पास रोड था, इसमें फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा था, अंदर लग रहा था, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लग रहा था, mv²/r इधर लग रहा था, और आप इधर मूव कर रहे थे। अगर आप स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड इतनी बढ़ा दी कि आपका ये √μgr से ज्यादा हो गया, तो कार स्किड करती है। स्किड करेगी तो क्या होगा, वो अब जो सर्कुलर मोशन लेगी वो ज्यादा रेडियस वाला सर्कल ट्रैवल कर रही है, ज्यादा रेडियस वाला करेगी, तो अब आपके पास mv²/r अगेन कम हो जाएगा, और आपके पास फ्रिक्शन फोर्स दोबारा से उसको मैनेज कर लेगा। ये बात सबको समझ में आती है? देखो दोबारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास b इज इक्वल टू, क्या कह रहे हो बेटा? हम रिपीट करने के लिए बोल। हाँ, देखो हमने कंडीशन निकाला कि जो स्पीड है ना कार का, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू √μgr। ठीक है, अगर आपके पास स्पीड ग्रेटर देन √μgr होता है तो इसका मतलब क्या है? देखो, इक्वल टू √μgr का मतलब क्या है कि अभी वो स्किड नहीं हो रहा, इट इज जस्ट अबाउट टू स्किड। ठीक है, वो बाहर जाने वाला भी गया नहीं है। इससे ज्यादा होते ही क्या होगा, स्किडिंग शुरू हो जाएगी। स्किडिंग शुरू क्यों हो गई? क्योंकि आपके पास ये वाला जो फोर्स है अब ज्यादा हो जाएगा अंदर लगने वाले फ्रिक्शन लिमिटिंग जो वैल्यू थी उससे ज्यादा, एफ लिमिटिंग, एफ मैक्सिमम से ज्यादा हो गया, तो अब वो उसको बाहर लेके जाना चाह रहा है। पर जैसे ही वो बाहर जाता है तो बाहर जाने की वजह से क्या होगा कि उसका जो रेडियस है, पाथ का जो रेडियस है, सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो बढ़ गया। वो बढ़ने से mv²/r फिर से घटा। पहले बढ़ा क्यों mv²/r? v बढ़ा, बट बाहर जब वो स्किड कर गया तो r बढ़ने की वजह से ये फैक्टर फिर से डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, फिर से ये फ्रिक्शन फोर्स उसको संभाल लेगा। आई बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है मैम, यस बेटा। मैम जब एक बार ये स्किड हो जाएगा, जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो फिर मैम फ्रिक्शन दोबारा बैलेंस कैसे कर पाएगा? वही तो बोला ना मैंने। देखो आपके पास mv²/r और ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है और mv²/r इधर लग रहा है। तो जब तक आपके पास v की वैल्यू लेस देन इक्वल टू √μgr है, तब तक तो ये दोनों आपस में बैलेंस कर लेते हैं, वो बिना स्किडिंग के कार चल रही है। लेकिन स्पीड अगर आपके पास √μgr से ज्यादा हो गई, तब आपके पास ये बाहर लगने वाला जो फोर्स है ये बड़ा हो जाएगा। ये क्या हो रहा था, बड़ा। तो बड़ा होने की वजह से अब जो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू था वो भी उसको नहीं संभाल पा रहा। ठीक है, तो ये बाहर स्किड करी, बाहर स्किड करते ही क्या होगा कि रेडियस जो है वो बढ़ गया। रेडियस बढ़ने से ये फैक्टर फिर से घटा और एफ लिमिटिंग ने उसको फिर से संभाल लिया, या फ्रिक्शन फोर्स ने उसको फिर से संभाल लिया। भाई वो बढ़ा, स्पीड बढ़ी तो mv²/r बढ़ा, वो इतना बढ़ गया कि जो फ्रिक्शन वैल्यू बचाने वाला जो फ्रिक्शन था वो उसको संभाल नहीं पाया। अब बाहर जब वो स्किड कर गया तो जो रेडियस है वो बढ़ने की वजह से वो फोर्स फिर से घटा और फिर से फ्रिक्शन ने उसको संभाल लिया। क्लियर है? यस मैम। अभी देखो ये कंडीशन हो गया, इक्वल टू में जस्ट अबाउट टू स्किड होता है। अगर मैं इक्वल टू वाला कंडीशन रखूं, v इज इक्वल टू √μgr, तब तक संभाल रहा है। एफ लिमिटिंग, यहाँ पर आपके पास एफ लिमिटिंग होता है, एफ लिमिटिंग इज मैनेजिंग।
नो स्किडिंग, नो स्किडिंग, इट इज जस्ट अबाउट टू स्किड, नॉट बट स्किडिंग नहीं हो रहा है। अगर आपके पास v इज लेस देन अंडर रूट म्यू जी आर, इस केस में क्या होगा? नो स्किडिंग। अब जो अंदर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो लिमिटिंग से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अंदर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कौन सा बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। अभी देखो स्पीड कम करने से क्या होगा? mv स्क्वायर बाय आर कम हो जाएगा ना, कम हो गया तो अब उसको संभालने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, थोड़े में भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो नो स्किडिंग, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो कौन सा लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही यहाँ पर, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पर जनरल फ्रिक्शन फोर्स लेंगे। मैक्सिमम तब लेना जब आपके पास जस्ट अबाउट टू स्किड हो, ठीक है। अदरवाइज आप बोलेंगे कि जितना फोर्स आपके पास बाहर लग रहा है उतना ही अंदर फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट हो जाता है। मैम v इज इक्वल टू अगर अंडर रूट यू जी आर होगा तो उसमें भी स्किडिंग नहीं होगी, और अगर नहीं होगी। यू जी आर ग्रेटर देन v होगा तो उसमें भी स्किडिंग नहीं होगी। अगर v ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू जी आर है उसमें स्किडिंग होगी, स्किडिंग होगी, लेकिन कुछ देर बाद फिर से संभल जाएगा, क्योंकि r बढ़ने से बाहर लगने वाला फोर्स जो था वो क्या हो गया? घट गया, ठीक है। स्किडिंग हो रही है यहाँ पर, आपके पास क्या है? आउटवर्ड स्किडिंग है, लेकिन आपको मैं ये बता रही थी कि आउटवर्ड स्किडिंग थोड़ी देर बाद संभल जाती है। मान लो आपने बहुत ज्यादा तेज स्पीड नहीं करी, भाई बहुत ही ज्यादा अगर आप लोग स्पीड कर दोगे तो संभाल ही नहीं पाएगा, वो निकल ही जाएगा। लेकिन आपने थोड़ा तेज किया कि स्किडिंग तो हुआ थोड़ा, लेकिन थोड़ा स्किडिंग के बाद क्या हुआ कि रेडियस बढ़ने की वजह से बाहर जो फोर्स उसको लेके जा रहा था उसकी वैल्यू फिर से घटी और अंदर वाला फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस हुआ। सो मान लो आपकी कार ऐसे चल रही है, ठीक है, आपका स्पीड अंडर रूट म्यू जी आर से ज्यादा हुआ, आपकी कार थोड़ी सी फिसल गई इधर, ठीक है, फिसली, अब वो इधर चलने लग जाएगी। अब वो इधर क्यों चलने लगी? क्योंकि यहाँ पर आपके पास फ्रिक्शन फोर्स ने उसको संभाल लिया। अगर नहीं संभाल पाता तो ऐसे ही चलती जाती ना। आई बात समझ में? v लेस देन होगा यू जी आर से तो स्किडिंग नहीं होगी। नहीं होगी, स्किडिंग नहीं होगी। अगर आपके पास v लेस देन अंडर रूट म्यू जी आर है, ठीक है, तब आपके पास फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू जी आर पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर, अगर v ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू जी आर है तो फ्रिक्शन फोर्स उसको संभालेगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद संभाल लेगा। मतलब उसमें स्किडिंग है आउटवर्ड, बट थोड़ी देर बाद मैनेज हो जाता है। आई बात समझ में? पक्का? कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है, आ जाएगा समझ में। एक बार दोबारा से रिपीटेशन कर लेना लेक्चर का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लगे कि मैम नहीं समझ में आ रहा, मैं भी रिपीट कर दूंगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है क्योंकि बच्चे बैंकिंग ऑफ रोड में बहुत ज्यादा फंसते हैं। क्लियर है ये चीज सबको? अब हम करते हैं आगे अगला टॉपिक। अगला जो आपका टॉपिक है वो है बैंकिंग ऑन अ स्मूथ रोड। बैंकिंग की तो अभी तक हमने बात ही नहीं करी, अभी तो हमने सीधी जो रोड थी उसके ऊपर सारी डिस्कशन करी है, ठीक है, कि कैसे आपके पास सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, ठीक है, कैसे आपके पास फ्रिक्शन फोर्स उसको बचा रहा है, कब तक वो बचा पाता है, कब वो नहीं बचा पाता है, ठीक है। सो वो सारी डिस्कशन हमने कर ली। अब बैंकिंग की बात करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो नॉर्मल रोड है उसको थोड़ा किसी एंगल पे उठा दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास रोड है जो कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे ऊपर कर दिया आपने? थीटा एंगल पे, ठीक है। और आपकी जो कार है वो ये आपकी कार हो गई, ये मान लो उसके टायर हो गए, ठीक है। आप इसको कैसे देख रहे हो? आप ऐसे देख रहे हो, ये आपका रोड है, सामने से ऐसे देख रहे हो, इसको ऐसे देख रहे हो, सपोज दिख रहा है सबको। और आपकी जो कार है मान लो इसके ऊपर से ऐसे आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, सपोज आपने इसको ऐसे उठा दिया। अब ये जो कार है ऐसे ना आके अब ऐसे आएगी ना, थोड़ा टेढ़ा होके आएगी ऐसे, ठीक है। तो आपके पास अगर ये सीधी होती तो आपको पता है कि यहाँ पर इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है ऐसे लगता और इसका जो वेट है वो नीचे लगता, यही था ना। अब जब आप इसको एंगल थीटा पे उठा देंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा बताओ? कंपोनेंट बनेंगे एनर्जी के। यस, जो नॉर्मल रिएक्शन, पहले तो नॉर्मल रिएक्शन बनाओ, ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन बन गया परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। और इसका जो वेट है, यस, ये mg बन गया। mg cos थीटा नहीं लेना अभी, देखो ध्यान से, ये आपके पास n हो गया। अब देखो क्या हो रहा है,
दूसरे कलर से दिखाती हूँ। अब आपको चाहिए एंगल, ये 90 एंगल होगा बेटा। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। यस मैम। 90 माइनस थीटा। इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। यस मैम। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। पूरा तो ये 90 होगा ना, नॉर्मल रिएक्शन है ये पूरा 90 है। इसमें आपने क्या किया? आपने इसमें एक लाइन को एक्सटेंड किया इस तरह, तो ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस करोगे तो थीटा बचेगा ना। सो अब आप नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट ले सकते हो। यहाँ पर कितना आएगा? यस एन कोस थीटा, और इधर कितना आएगा? एन साइन थीटा। और इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा, लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लग रहा होगा? ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एम वी स्क्वायर बाय में आर। अब ध्यान से देखो, जब आपके पास नॉर्मल रोड था, उसके अंदर मान लो ये आपके पास नॉर्मल रोड था, ठीक है, आपकी कार जा रही है, ये आपकी कार जा रही है, ठीक है, और स्मूथली है। जो ये वाला कंडीशन है, आइडियल कंडीशन आपको समझाने के लिए, बट जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप रोड्स की बात करें तो वहां फ्रिक्शन होता है, तो पहले ये समझेंगे फिर फ्रिक्शन वाले पार्ट समझेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपकी जो कार है वो जा रही है। अब सपोज आपके पास कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, स्मूथ है आपका जो रोड है। आपको पता है जब ये घुमाएंगे आप, टर्न लेंगे, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा ना। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर ले जाएगा, फ्रिक्शन तो है ही नहीं बचाने के लिए। अच्छा, अब नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं है और इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो उसको बाहर लेके जा रहा है, आप इसको बचाएंगे कैसे? अब आपको मैंने कंपोनेंट करके दिखाए, आप ये देख सकते हो कि अगर मैं इंक्लिनेशन कर दूं एट सम एंगल थीटा, तो एक कंपोनेंट आता है एन साइन थीटा जो उसको बचाएगा। यस और नो? ना, ये यही वाला ये जो चीज है मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ये एम वी स्क्वायर बाय आर लग रहा है, ठीक है। अब आपने उसको जब एंगल थीटा बनाया तो नॉर्मल रिएक्शन पहले mg के बराबर था, बट अब नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक एन कोस थीटा आ गया, एक एन साइन थीटा आ गया। आपको दिख रहा है कि अब फ्रिक्शन के बिना भी आप उसको बचा पा रहे हो। कौन से कंपोनेंट की वजह से बचा पा रहे हो बेटा? एन साइन थीटा। यानी कि अगर आपके पास एन साइन थीटा बराबर हो जाए किसके? एम वी स्क्वायर बाय में आर, और आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपकी कार है ना ऊपर जा रही है ना रोड के अंदर घुस रही है, सो आपके पास जो एन कोस थीटा और mg है ये वाला भी बैलेंस होगा। एन कोस थीटा इज इक्वल टू mg होगा या नहीं होगा? अब दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, डिवाइड 1 by 2, सो आपको मिलेगा क्या? टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय में आर जी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू, जो कि आपको याद होना चाहिए, जस्ट लर्न इट। जिसमें थीटा क्या है आपके पास? बैंकिंग एंगल, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। आई बात सबको समझ में? दोबारा से रिपीट करिए। देखो, पहले आपने केस लिया सीधे वाले रोड का, आपने बोला कि कोई आपके पास फ्रिक्शन नहीं है, तो आपको पता कि आप उसको टर्न करेंगे तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपको बाहर ले जाएगा, आपकी गाड़ी को बाहर ले जाएगा। मुझे बचाना है, अब इस गाड़ी को मैं कैसे बचाऊं? मैंने दिमाग लगाया, थोड़ा रोड को ऊपर नीचे करके देखते। रोड को जैसे ही मैं ऊपर करती हूँ तो मैंने देखा कि एम वी स्क्वायर बाय आर के अपोजिट एक कॉम्पोनेंट बन जाता है एन साइन थीटा, जो उसको बचा सकता है, ठीक है। अगर ये एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर है तो काम बन सकता है। और वहां जो दूसरा कंपोनेंट है mg इक्वल्स टू n कोस थीटा के हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय में rg, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। सबको क्लियर है ये चीज? एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये जो आप एंगल ऑफ बैंकिंग जो आप करते हैं, इसमें जो आपके पास स्पीड आती है ना, ये सेफ स्पीड होती है। इतनी स्पीड पे आप चल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो बिना स्किडिंग के कार चलती रहेगी। यहाँ पे सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है। अब यहाँ से देखो v
v स्क्वायर किसके बराबर आया है? टेंजेंट थीटा आरजी हो जाएगा, यस और नो? यस v किसके बराबर हो जाएगा बेटा? अंडर रूट टेंजेंट आरजी। अच्छा, तो ये सेफ स्पीड है, इसमें स्किडिंग नहीं होगा, यहाँ पर नो स्किडिंग, ये नो स्किडिंग कंडीशन है, इसमें कोई स्किडिंग नहीं है, ठीक है। ये वाली केस के अंदर हमने सारे फोर्सेस को बैलेंस करके ये निकाला हुआ। अगर अब आपका सवाल ये हो सकता है मैम स्पीड बहुत तेज कर दे कि वो इस फैक्टर से ज्यादा हो जाए, या स्पीड घटा दे इस फैक्टर से कम हो जाए, तो क्या होगा? अगर आपका जो स्पीड है v, केस नंबर 1, अगर v इज ग्रेटर देन अंडर रूट टेंजेंट थीटा आर जी, तो मुझे यहाँ पर देख के बताओ कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा? एन कोस थीटा पे तो कोई फर्क नहीं है ना, तो आप एंगल बदल रहे हैं ना आप गाड़ी का मास बदल रहे हैं, तो फिक्स हो गया। mg नहीं चेंज हो रहा है, ये तो ठीक है, बैलेंस है, एन कोस थीटा इक्वल्स टू mg है। लेकिन अब कौन सा फोर्स ज्यादा हो जाएगा स्पीड बढ़ाने से? मैम एन साइन थीटा। mv स्क्वायर बाय आर एन साइन थीटा से ज्यादा होगा, तो स्किडिंग किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो आपके पास इस केस में क्या होगा? अपवर्ड स्किडिंग, अपवर्ड स्किडिंग। समझ में आई ये बात? क्लियर है सबको? अगर अब सेकंड केस क्या, अगर आपका स्पीड कम हो गया अंडर रूट टेंजेंट थीटा आर जी से, तो क्या होगा? इक्वल्स टू में आपको समझ में आ रहा, बराबर है, ग्रेटर कर दिया तो ये वाला फैक्टर ज्यादा हो रहा है एन साइन थीटा से। अगर आप v को कम कर देंगे तो एन साइन थीटा से फैक्टर फोर्स कम हो जाएगा, तो एन साइन थीटा ज्यादा हो रहा है ना। एन साइन थीटा उसको किधर स्किड कराएगा? डाउनवर्ड। तो यहाँ पर आपके पास स्किडिंग कौन सी पॉसिबल है? डाउनवर्ड स्किडिंग। समझ में आया सबको? यस मैम। और इक्वल्स टू में नो स्किडिंग। तो ये वाली जो कंडीशन है इसमें कोई स्किडिंग नहीं है। ग्रेटर हो गया तो आउटवर्ड स्किडिंग हो गया, mv स्क्वायर बाय आर वाला फैक्टर ज्यादा हो जाता है। अगर आपके पास स्पीड कम है तो mv स्क्वायर बाय आर वाला जो फैक्टर वो एन साइन थीटा से छोटा हो गया, तो स्किडिंग डाउनवर्ड होने लग जाएगी। दोनों तरफ स्किडिंग पॉसिबल है, डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या है, इस फैक्टर से ज्यादा है या इस फैक्टर से कम है। सबको ये बात समझ में आ गई? यस मैम। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करोगे? यस मैम। अच्छा चलो, इसमें भी एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। सेम चीज जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था ना, अगर हमारा ये स्पीड ज्यादा हो रहा है बेटा, तो अपवर्ड स्किडिंग तो हो रहा है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अपवर्ड जब आप स्किडिंग कर रहे हो तो क्या चीज बढ़ती है? इस केस में क्या चीज इंक्रीज होता है? आर बढ़ेगा ना, आर विल इंक्रीज। अपवर्ड स्किडिंग होने लगा क्योंकि Yes, mv ma'am. स्क्वायर बाय आर जो है वो ज्यादा हुआ। अब जैसे ही आर बढ़ेगा ये फैक्टर कम होगा ना, फैक्टर कम होगा कि नहीं होगा? अब ये कम होगा तो आप दोबारा से एन साइन थीटा इसको संभाल लेगा। पहले देखो बराबर था, एन साइन थीटा mv स्क्वायर बाय आर के बराबर था, लेकिन स्पीड बहुत तेजी से मतलब जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा थी, गाड़ी बहुत तेजी से आ रही थी मुड़ते वक्त, तो हमारे पास ये फोर्स ज्यादा हुआ, ये फोर्स ज्यादा हुआ यानी कि आउटवर्ड स्किडिंग हुआ। लेकिन जैसे ही आउटवर्ड स्किडिंग होता है तो जो पाथ है, जो रेडियस था पहले वाले सर्कल का, उससे ज्यादा वाला रेडियस का सर्कल बनता है, तो mv स्क्वायर बाय आर घटता है, दोबारा से घटेगा, पहले बढ़ा था अब ये घटा, घटते ही एन साइन थीटा उसको फिर से संभाल लेता है। तो यहाँ से आपके पास आर बढ़ा एंड mv स्क्वायर बाय आर घट जाएगा एंड आपके पास एन साइन थीटा विल मैनेज इट, ठीक है। क्लियर सबको? अब इसमें भी सेम चीज बताओ, अगर आपके पास स्पीड कम हो गया, ठीक है, सो यानी कि आप कह रहे हो कि भाई mv स्क्वायर बाय आर वाला जो फैक्टर है वो कम हो गया। अब कम होगा, गाड़ी नीचे आएगी क्योंकि एन साइन थीटा वाला फोर्स ज्यादा हो गया था। जैसे ही वो नीचे आएगी बेटा तो क्या होगा? रेडियस बढ़ जाएगा, घट जाएगा ना, छोटे सर्कल करना लगेगा, रेडियस घटते ही क्या होगा? mv स्क्वायर बाय आर फिर से बढ़ेगा एंड एन साइन थीटा विल अगेन मैनेज इट, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास क्या है, इस केस में आर घटेगा बट mv स्क्वायर बाय आर बढ़ जाएगा एंड एन साइन थीटा विल मैनेज इट अगेन, मैनेज इट अगेन। क्लियर है सबको?
सो ये कॉन्सेप्ट वाली बात है यहाँ पे, अदरवाइज आपका काम तो यहीं से हो जाएगा, आपके क्वेश्चन तो सिंपली यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। इफ r इक्वल्स टू 20 मीटर एंड रोड इज स्मूथ, एंगल ऑफ बैंकिंग इक्वल्स टू 30 डिग्री, फाइंड द सेफ स्पीड एट विच द व्हीकल डू नॉट स्किड। रेडियस आपका क्या है 20 मीटर है, रोड स्मूथ है, एंगल ऑफ बैंकिंग आपको दे रखा है, फाइंड द सेफ स्पीड एट विच द व्हीकल डू नॉट स्किड। तो हमने एंगल ऑफ बैंकिंग का एक फॉर्मूला निकाला है ना अभी, क्या था आपके पास, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय में rg। ये आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है या एंगल ऑफ बैंकिंग है, 30 डिग्री आपको दे रखा है, टेंजेंट 30 डिग्री। v क्या है इसके अंदर, सेफ स्पीड है, ठीक है। तो सेफ स्पीड आपके पास निकालनी है, इसको ऐसे रखो v स्क्वायर बाय में r क्या है आपके पास 20, g क्या है बेटा 10, तो यहाँ से आप v स्क्वायर निकाल सकते हो। इजी है ना क्वेश्चंस, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। तो 200 इंटू में टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 कितना होता है, रूट 1 बाय रूट, ठीक है। तो v आपके पास क्या होगा, अंडर रूट 200 बाय में रूट 3। क्लियर है सबको, ओके। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में इसी से रिलेटेड है, जो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था वो लास्ट में मैंने दे रखा है। मैम आगे भी सॉल्व होगा अंडर रूट 200 अपॉन में अंडर रूट 3। वो आपके उस पर डिपेंड करता है, वैसे आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बट ये समझाने वाली बात आई थिंक यही तक आपके पास सवाल में आएगा। और अगर करना भी पड़ेगा तो फिर रूट 3 की वैल्यू आप 1.7 पुट करेंगे और अंडर 200 का रूट लेंगे, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। आपको कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो सीधा सॉल्व होंगी, ठीक है, या फिर इसी तरीके से दे रखा होगा। डन, यस सर। ओके। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या बेटा, ठीक होगी अभी तो? चलो अब मैं आपको फ्रिक्शन से इस टॉपिक को कनेक्ट करती हूँ। स्मूथ वाला समझ में आ गया ना, ठीक है। अब इसको फ्रिक्शन से कनेक्ट करेंगे। अब मान लो बहुत ही ज्यादा स्पीड है, ठीक है, तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन नहीं संभाल पा रहा। सपोज आपने इंक्लिनेशन किया, नॉर्मल रिएक्शन नहीं संभाल पा रहा, पर आपको पता है दो चीजें, नॉर्मल रिएक्शन भी संभालता है, एन साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो भी संभालता है, और फ्रिक्शन वाला भी अगर कंपोनेंट साथ में आ जाए तो मजे ही आ जाएंगे। दोनों हमारे लिए सेफ्टी वाला काम कर रहे हैं ना, क्योंकि फ्रिक्शन भी अपोज करता है स्किडिंग को। तो यहाँ से दोनों केसेस को हम इकट्ठा जब लेते हैं, सो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल सिचुएशन जो हमारे नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में हमारी जो चल रही है, कारें चल रही है, हम चलाते हैं, तो वहां पर ये एक्चुअली में हो रहा होता है कि मान लो आपको बहुत बिजी रोड है, वहां पर आपको टर्न करना है, वहां पर फ्रिक्शन भी होता है और नॉर्मल रिएक्शन वाला पार्ट भी प्ले करते हैं, उसको थोड़ा बैंकिंग भी कर देते हैं। सब जगह नहीं करते, बहुत बिजी रोड है, बहुत हाई स्पीड पे वहां गाड़ियां चलती हैं और इम्पोर्टेंट आपके पास वो रास्ता है, वहां पर ये बैंकिंग किया जाता है, क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत लगता है, एक रोड को इस तरीके से उठाने में पैसा लगेगा। सो यहाँ पर बैंकिंग ऑन रोड विद फ्रिक्शन अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू है ना बेटा, कैसे आपको बचाएगी ये देखो। तो सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन वाली कहानी जो है दोबारा से दोहराते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कहानी जो हमने अभी किया वही बता रही हूँ मैं आपको, कि मान लो आपके पास ये रोड है जो आपने एंगल थीटा पे उठा दिया, ठीक है, इसके ऊपर आपके पास मान लो ये गाड़ी है, ये आपके पास गाड़ी है, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इधर लगता है, ठीक है, ये आपके पास mg होता है और ये थीटा है, तो ये आपके पास क्या होता है बेटा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, तो पीछे की तरफ मैं अगर एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये वाला एंगल क्या हो जाता है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। बेटा आपके घर में शोर आ रहा है, जो भी है एक बार ध्यान रखो बेटा। ये आपके पास क्या होगा थीटा। थीटा। अब मैं इस नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स अगर कर लूं तो मेरे पास एक आएगा इधर n कोस थीटा, एक क्या आएगा बेटा n साइन थीटा, n साइन थीटा, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला आ गया mv स्क्वायर बाय में r। समझ में आई है बात? तो अगर मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन की कहानी, मान लो नॉर्मल रिएक्शन ही बैलेंस कर ले पहले ही, हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी तब तक, कि आपके पास क्या है n साइन थीटा, जो आपके पास n साइन थीटा है किसके बराबर होगा बेटा mv स्क्वायर बाय r, और n कोस थीटा किसके बराबर होगा mg के बराबर, एंड यू विल डिवाइड इट। तो आपकी सिंपल सी कहानी क्या आ जाएगी भाई, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय में rg है, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट टेंजेंट थीटा
आ रही है। अगर आपके पास गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है, नॉर्मल रिएक्शन उसको संभाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो स्पीड बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि अब ये वाला जो फैक्टर है वो आपके पास ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। अगर मान लो आपके पास स्पीड, वो पहले वाला ही केस है, अगर मान लो आपके पास स्पीड ज्यादा बेटा, तो स्पीड ज्यादा होने से क्या होगा, जो आपके पास आउटवर्ड फोर्स है mv²/r जो लग रहा है यहाँ पे, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि E is greater than अंडर रूट टेंजेंट थीटा आर जी, सो आउटवर्ड स्किडिंग होना शुरू हो गया। बट अब यहाँ पर फ्रिक्शन है, स्मूथ सरफेस नहीं है, आउटवर्ड फ्रिक्शन शुरू हुआ। तो अब सॉरी, आउटवर्ड फ्रिक्शन नहीं, आउटवर्ड स्किडिंग, आउटवर्ड स्किडिंग शुरू हुआ तो क्या होगा, फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। फ्रिक्शन जादू से पिक्चर में आएगा। कैसे आएगा, फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाहता है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा, मान लो आपके पास यही गाड़ी है, ये दोबारा से मैं डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? किसने हैंड रेस किया? स्मूथ रोड वाले पर जो भी ग्रेटर देन आ रहा था अंडर रूट टेन थीटा एन जी के आर जी के, तो वो स्केटिंग हो रहा था वहाँ पे, आउटसाइड स्पीडिंग। ये वाला बोल रहे हो? यस मैम। यहाँ पर तो हमारे पास फ्रिक्शन था ही नहीं ना, ठीक है। यहाँ पर हमारे, यहाँ स्किडिंग हो रहा था, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, अपवर्ड स्किडिंग हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं था। तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वो आउटवर्ड ऐसे घूम जाएगा, आगे की तरफ जाके लगेगा। मान लो स्पीड इतना इतना ज्यादा भी नहीं था, तो क्या होता है कि भाई रेडियस बढ़ जाता है अगर, तो आपके पास बैलेंस हो जाएगा, वो कंडीशन था। लेकिन फ्रिक्शन नहीं था, वहां स्मूथ सरफेस था। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आउटवर्ड स्किडिंग होने लग गया तो पहले ही फ्रिक्शन आ जाएगा, उसको स्किडिंग होने नहीं देगा। वहां तो स्किडिंग हुआ, स्किडिंग होने के बाद एडजस्टमेंट हुआ, मैनेज हुआ, क्योंकि बाद में दोबारा से वो फोर्स घटता है। यहाँ पर आपके पास क्या है, पहले ही फ्रिक्शन फोर्स संभालने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, जब आपके पास ये स्पीड हो गया, तो आपको पता है इसके कंपोनेंट, दोबारा से अगर मैं बनाऊं, ये mg है, या ऊपर लगेगा आपके पास n cos थीटा, इधर क्या लगेगा आपके पास n sin थीटा, एक सेकेंड रुकिए, n sin थीटा, इधर आपके पास क्या आ गया, mv²/r। तो आउटवर्ड स्किडिंग है, तो मुझे बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगाऊं कि नीचे लगाऊं? मैम अपवर्ड। नहीं, स्किडिंग इधर हो रहा है, गाड़ी इधर भागना चाह रही है, मोशन रिलेटिव मोशन ऐसे हो रहा है, तो इसको रोकना है ना। रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को भागने से रोकना पड़ेगा। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा था, तो ये भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप इक्वेशंस बनाएंगे, अभी आपके पास आउटवर्ड स्किडिंग होने लगेगा, लेकिन कौन बचा लेगा, फ्रिक्शन फोर्स बचा लेगा, जो नीचे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स है। अब देखो इसके कंपोनेंट आएंगे, इधर आपके पास एक कंपोनेंट आएगा प्लस में एफ कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा प्लस में एफ साइन थीटा बेटा। अब मुझे बात बताओ, पहले एन, जब आउटवर्ड स्किडिंग हो रहा था तो एन साइन थीटा नहीं संभाल पा रहा था, तो उसकी हेल्प करने कौन आ गया, एफ कोस थीटा। अब वो फिर से उसको मैनेज कर लेगा और स्किडिंग नहीं होगी। अब यहाँ पर आपके पास स्किडिंग नहीं हो रही, नो स्किडिंग। कब तक नहीं होगी बताओ जरा। अब मान लो आप ऐसा नहीं है कि आप कितना ही स्पीड बढ़ाओ, आपका आउटवर्ड स्किडिंग था, ये क्या हो गया, मेरा पैन इसके ऊपर रोल कर गया, एक सेकंड रुको, सेकंड रुकिए बेटा, आज पेन टैब में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, मैं क्या बता रही थी आपको, भाई आपने स्पीड बढ़ाया, स्पीड बढ़ाने से क्या हुआ, mv²/r बढ़ा, तो एन साइन थीटा नहीं संभाल पा रहा था, स्किडिंग होना था बाहर। स्किडिंग को रोकने के लिए, क्योंकि अब रिलेटिव मोशन होने लगा, अब यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन को रोकेगा, फ्रिक्शन पलट के उल्टा लगा, mv²/r बढ़ा, तो क्या हुआ, फ्रिक्शन पलट के नीचे लगा, ठीक है, उसने उसको संभाल लिया, स्किडिंग नहीं हुआ। अब आपने और स्पीड बढ़ाया, फ्रिक्शन जो पलट के लगा था उसने भी अपना वैल्यू और बढ़ाया, वो सेल्फ एडजस्टिंग है, ठीक है, स्किडिंग होने से रोक रहा है वो। आपने और स्पीड बढ़ाया, उसने फिर और अपना फ्रिक्शन को एडजस्ट कर दिया। कहां तक एडजस्ट करेगा वो, एफ लिमिटिंग करेगा ना। एफ लिमिटिंग के बाद तो फ्रिक्शन भी नहीं संभाल पाएगा और नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं संभाल पाएगा और गाड़ी स्किड कर जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये बात सब, क्लियर टू ऑल ऑफ यू,
ठीक है, तो ये डायग्राम जो मैंने आपके सामने बनाया ना, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में आपको यही डायग्राम लगाना है। अब आपको क्या, ऐसे आपको ना स्पीड देंगे, अलग अलग स्पीड देंगे। आपको पता होगा यहाँ से आप एक स्पीड निकालोगे, या आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि सेफ स्पीड आपकी क्या है। ठीक है, मान लो आपने रोड को बैंक किया है फॉर 30 डिग्री और उस पर कितना सेफ स्पीड है वो आपको मिलेगा। अब आपको बता देंगे गाड़ी की स्पीड मान लो 30 से कम है, 15 है या 30 से ज्यादा है, तो आप चेक करेंगे भाई आउटवर्ड स्किड हो सकता है, इनवर्ड स्किड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तो आउटवर्ड स्किड है, ठीक है, तो फ्रिक्शन लगा पलट के नीचे। ठीक है, अब अगर मान लो मेरा स्पीड कम कर दूं, मैं सेफ स्पीड जो है, ये वाली जो स्पीड है इससे मैं कम कर दूं, तो मेरा डायग्राम क्या बनेगा? अगर आपके पास देखो v की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, अंडर रूट टेंजेंट थीटा आर जी, यहाँ इससे अगर सेफ स्पीड है आपके पास, इससे अगर आपने कम कर दिया, v इज लेस देन अंडर रूट टेंजेंट थीटा आर जी। अब क्या होगा? दोबारा से ड्रॉ करूं डायग्राम? आपका डायग्राम देखो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ भी नहीं। ये आपके पास वही आपने बैंकिंग कर रखा है, मान लो ये आपके पास एंगल थीटा है, गाड़ी इसके ऊपर कैसे है, गाड़ी इसके ऊपर ऐसे है, ऐसे ये गाड़ी ऐसे नहीं चल रही है। ठीक है, ऐसे मत सोचना गाड़ी ऐसे नीचे या ऊपर चल रही है, गाड़ी ऐसे चल रही है सामने। ठीक है, आपको मैंने इसको फ्रंट व्यू दिखा रखा है। काट दो रोड को, जो आपकी रोड है रोड को काट दो, आप सामने से देख रहे हो रोड ऊपर उठा हुआ है, उसके ऊपर गाड़ी पहले ऐसे थी, अब वो ऐसे चल रही है। समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो आपके पास ये आपके पास गाड़ी होगी। ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है? ऐसे लगता है। ठीक है, ये इसका वेट लग रहा था, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होता है। अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की पहले मैं नॉर्मल रिएक्शन की कहानी चेक करती हूँ, फिर फ्रिक्शन की बात आएगी जब वो स्किडिंग शुरू हो जाती है। सो यहाँ पर आपके पास ये 90 माइनस थीटा है, ये एंगल कितना होगा बेटा? थीटा। थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन था, इधर कंपोनेंट कितना आएगा? n cos थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना आएगा? n साइन थीटा। sin थीटा। बाहर क्या लग रहा था? mv स्क्वायर बाय में r, जो भी इसका सर्कुलर पाथ चल रहा है उसके ऊपर, टर्न के ऊपर सर्कल में चल रही है ना, तो वो रेडियस हो गया ये। सो यहाँ पर अब देखो एक बात, क्या देखोगे कि अगर स्पीड को सेफ स्पीड से कम कर दिया, ये बैंकिंग कर रखी थी स्पीड के लिए, और आपकी जो स्पीड है गाड़ी की उससे कम हो गई, तो अब कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? mv स्क्वायर आर कम हो जाएगा ना n साइन थीटा से, तो n साइन थीटा उसको अंदर की तरफ स्किड कराना चाहेगा। यस और नो? तो जब वो अंदर की तरफ स्किड कराना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आ जाएगा, रोकने के लिए, उस स्किडिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। जहां रिलेटिव मोशन होने, अब देखो जब इस स्पीड से चल रहा है तब तो रिलेटिव मोशन है ही नहीं ना, तब तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब v ज्यादा हुआ या कम हुआ तब रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ पर जैसे ही v इज लेस देन अंडर रूट टेंजेंट थीटा आर जी, तो वो नीचे की तरफ स्किड करना चाहेगा, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा बेटा? बताओ किधर आएगा? इधर अपवर्ड, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अब इसके कंपोनेंट देखो, ये थीटा था, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा ना, ऐसे लाइन है, ऐसे आप काट रहे हो, दिस थीटा, देन दिस इज आल्सो थीटा। सो यहां से अब देखो क्या हो रहा है आपके पास, इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं। पहला कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा f cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट कहाँ आएगा? f sin थीटा। सो mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू कम हो रही थी, n sin थीटा फैक्टर उसको अंदर खींचने लगा था, तो फ्रिक्शन फोर्स किसकी हेल्प करने के लिए आ गया? mv स्क्वायर बाय r की हेल्प करने के लिए, उसकी वैल्यू में जाके ऐड हो गया, सो दैट n sin थीटा एंड mv स्क्वायर बाय r प्लस f cos थीटा बैलेंस हो जाए और स्किडिंग ना हो। आई बात समझ में? यहाँ पर आपके पास स्किडिंग कौन सी है? डाउनवर्ड स्किडिंग है, डाउनवर्ड स्किडिंग। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अगर v बढ़ा तो v बढ़ने से क्या हुआ, ये वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट किया, n sin थीटा अब नहीं संभाल पा रहा था, रिलेटिव मोशन होने वाला था अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आया, पलट के उल्टा नीचे लगा, उसने हेल्प किया n sin थीटा को, एंड देन इट मैनेज्ड mv स्क्वायर बाय r। तो अब क्या हो गया? स्किडिंग रुक गया। अब सेकंड केस में अगर आपने स्पीड कम कर दिया, तो स्पीड कम करने से क्या हो गया? mv स्क्वायर बाय r कम हो गया, n sin थीटा बढ़ा, वो उसको नीचे लेके जाना चाहता था, पलट के फ्रिक्शन ऊपर लगा, उसने mv स्क्वायर बाय r की हेल्प करी, दोबारा से मैनेज हो गया एंड नो स्किडिंग।
ठीक है। सो फ्रिक्शन यहाँ पर स्किडिंग रोक रहा है, यहाँ पर डाउनवर्ड स्किडिंग होना था, लेकिन आपने फ्रिक्शन, आपका जो फ्रिक्शन है उसने हेल्प किया। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर वेरिएबल। फर्स्ट थिंग, डायरेक्शन तो आपने देख ली वेरिएबल, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी तो वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या है। अगर मान लो आपने स्पीड और बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन फोर्स जो हेल्प करने के लिए आया उसने भी अपना वैल्यू बढ़ा लिया। वो कब तक बढ़ाएगा? एफ लिमिटिंग तक बढ़ाएगा ना। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर वेरिएबल, ठीक है। सो फ्रिक्शन हेल्प्स नॉर्मल रिएक्शन टू प्रिवेंट स्किडिंग, ठीक है। तो यहां पर ये होता, लेकिन फ्रिक्शन ने उसको हेल्प करनी है। वो हेल्प कब तक करेगा? एफ लिमिटिंग तक की, मतलब इतनी स्पीड तक संभाल लेगा जब तक कि एफ लिमिटिंग नहीं आ जाता। एफ लिमिटिंग आने के बाद दोनों ही नहीं बचा पाएंगे। सो एक टिप है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को, जब भी आपको पूछे कि वी मैक्सिमम और वी मिनिमम क्या होगा फॉर नो स्किडिंग, एक सवाल आपको पूछ सकते हैं कि अभी देखो मैंने आपको बोला क्या चीज, कि अगर आप स्पीड बढ़ाते हो, यहाँ वाले पे आ जाओ, अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो सो यू कैन सी कि mv²/r बढ़ता है, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं संभाल पा रहा था, तो फ्रिक्शन पिक्चर में आया, फ्रिक्शन का कंपोनेंट आ गया। आपने स्पीड और बढ़ाई, ठीक है, तो उस फ्रिक्शन ने अपना वैल्यू एडजस्ट किया और बढ़ाया। आपने स्पीड और बढ़ाई, उसने और एडजस्ट किया नीचे की तरफ और बढ़ाई, आपने और बढ़ाई और एडजस्ट किया, एफ लिमिटिंग तक ही तो एडजस्ट करेगा ना। एफ लिमिटिंग तक आप उसको बढ़ाते हो, तो वी मैक्सिमम जब आप लेके जा रहे हो तो नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है? मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग। सो जब भी आपको मैक्सिमम स्पीड पूछे जब तक की स्किडिंग नहीं है, तो नीचे जो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स उसका भी मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा। वी मैक्सिमम के लिए आपको फ्रिक्शन का भी मैक्सिमम वैल्यू लेना है। आई बात सबको? ये बात, ये मतलब ये वाली बात समझ में आई? बोलिए। मैम जो सेकंड केस है उसमें फ्रिक्शन अपवर्ड इसलिए लग रहा है ताकि नॉर्मल साइन थीटा बढ़ सके, जो उसका कंपोनेंट है, क्योंकि वहां पर आपके पास mv²/r घट रहा था ना, और n sin थीटा उसको अंदर की तरफ लेके जा रहा था, तो फ्रिक्शन किधर आएगा? रिलेटिव मोशन किधर? आप ये देखो, रिलेटिव मोशन नीचे की तरफ है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा तो पीछे की तरफ लगेगा ना, मतलब ऊपर की तरफ। पीछे मतलब हमारा यहाँ क्या है? ऊपर। तो mv²/r का वैल्यू घटा तो उसको सपोर्ट करने लगा ताकि n sin थीटा उसको खींच के ना लेके जाए। आई समझ में? सो मैं जो पॉइंट बता रही थी वो समझ में आया? वी मैक्सिमम वाला, भाई आपने स्पीड बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट कर लेगा, आपने और स्पीड बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स और एडजस्ट कर लेगा। डायरेक्शन तो आपने देख ली, जिधर रिलेटिव मोशन हो सकता था उस हिसाब से। अब आप स्पीड जब बढ़ा रहे हो तो ये वाला केस है जिसमें आउटवर्ड स्किडिंग होता है, तो फ्रिक्शन वैल्यू पीछे एडजस्ट करता है। अब फ्रिक्शन वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी आपके वी बढ़ाने के साथ, पर वो कब तक एडजस्ट कर लेगा? जब तक आपके पास एफ की लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ जाती, राइट। तो जब भी वी मैक्सिमम का पूछेंगे सवाल तो रखना है एफ लिमिटिंग, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। वी मिनिमम के टाइम पर भी आपको कौन सा रखना है? एफ लिमिटिंग। इसके अलावा आपको फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहे हैं तो जनरल आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो इक्वेशंस के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है? म्यू एन। ये आपको कब रखना है बेटा? जब आपके पास जस्ट अबाउट टू स्किड हो जाए उस समय पर। अब वी मिनिमम का मतलब क्या है? कि वी मिनिमम वाला तो यही केस है कि भाई आपने स्पीड उसका कम करा, आपने जैसे उसका स्पीड कम किया तो n sin थीटा डोमिनेट करना शुरू करता, तो फ्रिक्शन इसकी हेल्प करने इधर आके लगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन इसकी कब तक हेल्प कर पाएगा? आपने मान लो और स्पीड घटा दिया, इसका वैल्यू और कम हुआ, तो फ्रिक्शन फोर्स ने फिर से एडजस्टमेंट किया ऊपर की तरफ, इसने वैल्यू अपना और बढ़ा दिया, ठीक है। आपने स्पीड को और कम करा, इसने वैल्यू अपना और बढ़ा दिया। जितना स्पीड कम करते जा रहे हो ये फैक्टर डोमिनेट कर रहा है ना इसको नीचे की तरफ लाने के लिए, तो ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो वी मिनिमम यानी वो मिनिमम स्पीड क्या है जब तक स्किडिंग नहीं है। तो जैसे ही आपने मान लो मिनिमम आप स्पीड घटाते गए तो फ्रिक्शन जो पीछे लग रहा था वो बढ़ता गया, वो लिमिटिंग वैल्यू तक ही तो बढ़ेगा। उससे ज्यादा स्पीड अगर आपने कम कर दी, मान लो आपने इतनी कम कर दी कि ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स एफ लिमिटिंग था, जब आपकी स्पीड थी आपका एफ लिमिटिंग था, वो उससे भी कम कर दी तो क्या होगा? अब तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं बचा पाएगा, गाड़ी नीचे की तरफ खिसक जाएगी।
सो जब भी वी मैक्सिमम और वी मिनिमम पूछे तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स यूज करना है, एफ लिमिटिंग, जिसका वैल्यू क्या होता है म्यू एन, अदरवाइज आपको सिंपली एफ रखना है। वो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, सेल्फ एडजस्टिंग है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपका स्पीड है वो अपना वैल्यू एडजस्ट कर रहा है। कब तक एडजस्ट करता है, मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है वहां तक एडजस्ट करेगा। आप स्पीड बढ़ाओगे बहुत ज्यादा या घटाओगे, उस केसेस में आपके पास फ्रिक्शन आता है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू स्पीड की जब तक फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा वो एफ लिमिटिंग है, मिनिमम वैल्यू स्पीड की जब तक फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा वो आपके पास क्या है, एफ लिमिटिंग है। सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? हेलो एवरीवन, आर यू देयर गाइस? यस मैम। यस मैम। समझ गए? बहुत ओवरडोज तो नहीं हो गया फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का? ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखो, पहले नॉर्मल रिएक्शन की आंखों से हम देखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फिर नहीं बचा पाता और रिलेटिव मोशन होने लगता है तो फ्रिक्शन आपके पास जिधर रिलेटिव मोशन है उसके अपोजिट फ्रिक्शन आके लगता है, ठीक है। सो इसका एक सवाल करा दूं आपको, फिर जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में बैठ जाएगा, लास्ट है बस ये। So a road is banked for a vehicle of mass 200 kg and velocity 10 meter per second. R equals to 20 meter. देखिए एक रोड बैंक्ड है, बता दिया उन्होंने वो बैंक्ड है, और एंगल जो है मान लो थीटा है, और इन्होंने बोला कि जो व्हीकल का मास है वो कितना है 200 kg एंड वेलोसिटी जिसके लिए बैंक्ड है, मतलब जो सेफ स्पीड है वो आपको दे दी हुई कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। आर की वैल्यू दे दिया इन्होंने 20 मीटर। अब सवाल है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन व्हेन v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड है बेटा ये वो है अंडर रूट टेंजेंट थीटा म्यू जी वाली जो आपने आर जी जो आपने निकाली थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपकी जो गिवन स्पीड है वो इससे तो कम है, v जो आपके पास कार की जो स्पीड है ये आपके पास v सेफ है, v सेफ स्पीड मान लो, तो v इज लेस देन v सेफ। तो इस केस में क्या होगा, स्किडिंग किधर होना चाहेगा, देखो आप इसमें कंपोनेंट ड्रॉ कर लो, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। कंपोनेंट आपके कौन कौन से आएंगे, एक तो आपके पास आएगा, एक मिनट आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं है, ये आएगा आपके पास n कोस थीटा, इधर आपके पास क्या आएगा n साइन थीटा, इधर आपके पास क्या आएगा बेटा mv स्क्वायर बाय r, और आपके पास नीचे आता है mg, ठीक है। तो ये कहानी है नॉर्मल रिएक्शन वाले मैंने ड्रॉ किया, अभी तक मैंने फ्रिक्शन की बात नहीं करी, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आता है भाई n साइन थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, n कोस थीटा इक्वल्स टू mg, डिवाइड करते हैं टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg, v इज इक्वल टू अंडर रूट टेंजेंट थीटा rg से आपने ये v निकाल रखी है, दिस इज दैट v सेफ स्पीड, ठीक है। अब आपकी जो गिवन स्पीड है वो सेफ स्पीड से कम है, कम होने का मतलब क्या होता है, कम होने का मतलब क्या होगा कि अब ये वाला जो फैक्टर है वो घटेगा ना, सेफ स्पीड से आप कम चले गए, पहले तो सेफ स्पीड पे तो ये बैलेंस्ड है 10 मीटर पर सेकेंड तक तो ये बैलेंस्ड है, 10 मीटर से आप नीचे चले गए तो क्या होगा, ये घटेगा करेगा, ये डोमिनेट करेगा, तो किधर स्किडिंग होगा बताओ, किधर स्किडिंग होगा, ये फैक्टर डाउनवर्ड स्किडिंग होगा। अब डाउनवर्ड स्किडिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, अपवर्ड। तो ये आ गया आपका फ्रिक्शन फोर्स। अब ये एंगल थीटा है, इधर आपके पास क्या लग जाएगा एफ कोस थीटा, और इसके साथ क्या लग जाएगा एफ साइन थीटा। अब आपके पास स्किडिंग नहीं होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स उसको बचा लेगा, ठीक है। सो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, एन कोस थीटा प्लस में एफ साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू एम जी, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से बैलेंस है, बाहर वाला फोर्स अंदर वाले फोर्स से बैलेंस हो गया, यानी कि एन साइन थीटा दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय में आर प्लस में एफ कोस थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो एन साइन थीटा माइनस में एफ कोस थीटा दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय में आर। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इफ यू विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी, देखो नॉर्मल रिएक्शन जो है कहाँ गया हमारे पास, क्या क्या चीजें हमको पता है ये देखिए, एक तो आपको पता है ये स्पीड, अब आप अब यहाँ पर कौन सी स्पीड रखोगे, यहाँ पर कौन सी स्पीड रखोगे बेटा, इधर
इन इक्वेशंस के अंदर जो आप स्पीड रखेंगे, कौन सी स्पीड है, कहाँ फ्रिक्शन आया है, 5 मीटर पर सेकेंड है ना, सेफ स्पीड नहीं रखना। कौन सी स्पीड के लिए इक्वेशन बनाई है, 5 मीटर पर सेकेंड जब था, तब गाड़ी नीचे खिसकने लगी तो फ्रिक्शन ऊपर आया। अब यहाँ से आपको चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू। डायरेक्शन तो हमने बता दी किधर लगेगा, मैग्नीट्यूड हमको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। मास आपको पता है 200 kg है, जी की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये उठता है कि कोस थीटा और साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा, इनकी वैल्यू क्या होगी, वो हम सेफ स्पीड से निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है भाई टेंजेंट थीटा होता किसके बराबर है, v स्क्वायर बाय में आर जी। ठीक है, सो यहाँ से अब आप v निकालो तो v आपके पास क्या आता है, क्या आएगा, अंडर रूट टेंजेंट थीटा आर जी, यही आएगा। अच्छा Yes, ma'am. यहाँ ऐसे नहीं करो, आपको v नहीं निकालना, आपको थीटा चाहिए ना। साइन थीटा और कोस थीटा निकालने के लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू v की वैल्यू पुट कर दो, 100 हो जाएगा ये ऊपर, r की वैल्यू क्या है आपके पास 20, v की वैल्यू 10, ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, यानी 1/2। अच्छा अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूं, ये आपके पास क्या हो गया, थीटा परपेंडिकुलर बाय में बेस होता है ना टेंजेंट थीटा, तो Yes, परपेंडिकुलर 1 है, बेस कितना हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 5। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर का अंडर रूट, Yes, राइट, ma'am. 2 2 4 और ये 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 5। अब मुझे बताओ आप साइन थीटा नहीं निकाल सकते, साइन थीटा क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस। Hypotenuse. रूट 5, और कोस थीटा क्या होगा 2 बाय में रूट 5। तो यहाँ से साइन थीटा आ गया, दोनों इक्वेशन, ये इसको नहीं लेना, इक्वेशन नंबर 1 में साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया, इक्वेशन नंबर 2 में भी साइन थीटा कोस थीटा तो सेम रहेगा। दोनों इक्वेशंस में आपको m मिल गया, g मिल गया, v मिल गया, r मिल गया। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हो तो क्या आपके पास नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू नहीं आ जाएगा, दो ही तो वेरिएबल है, दो ही इक्वेशन है, यस और नो। यस Yes, मैम। ma'am. नॉर्मल रिएक्शन में निकल जाएगा और फ्रिक्शन भी निकल जाएगा। अब लास्ट पार्ट है इसका कि 15 मीटर पर सेकेंड अगर आपके पास स्पीड है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रही, आप लोग सॉल्व कर सकते हो वैल्यूज पुट करके, ठीक है। अब अगर स्पीड गाड़ी का 15 मीटर पर सेकेंड होता तो सेफ स्पीड से ज्यादा हो गया ना, हो गया या नहीं हो गया। सेफ स्पीड आपके पास क्या है, वी सेफ क्या आपके पास 10 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड के लिए वो रोड बैंक्ड है, आपकी जो गिवन स्पीड है दैट इज ग्रेटर देन वी सेफ, तो अब क्या हो जाएगा, किधर मैम एमवी स्क्वायर वाला कंपोनेंट बढ़ जाएगा। हाँ आपके पास क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय आर वाला कंपोनेंट बढ़ेगा, तो गाड़ी किधर स्किड करना चाहेगी, अपवर्ड। इसमें दोबारा से मैं सारे कंपोनेंट्स बना देती हूँ। कंपोनेंट है आपके पास, एक तो ऊपर आता है n कोस थीटा, एक नीचे आपके पास आता है mg, एक आपके पास आता है mv स्क्वायर बाय में r, एक आपके पास इधर आता है n साइन थीटा। तो ये तो है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की आंखों से जब हम देखते हैं। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाड़ी की स्पीड ना सेफ स्पीड से ज्यादा है, तो सेफ स्पीड से ज्यादा, तो ये कंपोनेंट ज्यादा हो गया, तो इसमें अपवर्ड स्किडिंग होने लगेगा। तो अपवर्ड स्किडिंग होगा तो फ्रिक्शन किधर आएगा बेटा, बताइए किधर आएगा, हम डाउनवर्ड डाउनवर्ड, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा, ठीक है। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स, ये एंगल थीटा है ना, ये भी एंगल थीटा है। अब इसके कंपोनेंट्स कहाँ आगे जुड़ेंगे, एफ साइन थीटा, एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक इसके साथ जुड़ जाएगा एफ कोस थीटा, तो अब कोई स्किडिंग नहीं होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स उसको हेल्प करेगा, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास क्या होगा, एन साइन थीटा प्लस में एफ साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू एम, सॉरी यहाँ पर कोस आएगा ना। आप लोगों को नींद आने लगी है, मुझे लग रहा है मेरी गलती नहीं पकड़ रही, छोटी मोटी नींद आ रही है, बस हो गया, थोड़ी थोड़ी आ रही है ना, कोई बात नहीं, बस ये लास्ट है। अभी समझ लो कि भाई स्पीड ज्यादा हुआ तो mv स्क्वायर बाय आर ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगा, फ्रिक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट आ गए, एक इधर आ गया एफ कोस थीटा, एक इधर आ गया एफ साइन थीटा। सो यहाँ पर एफ कोस थीटा दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय में आर, और दूसरा कंपोनेंट क्या बन रहा है आपके पास, दूसरी इक्वेशन सॉरी, n cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस में f sin थीटा।
एन कोस थीटा माइनस में एफ साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू एम जी। तो इक्वेशन नंबर 3rd and 4th। अब बताओ, सेफ स्पीड से आप ऑलरेडी निकाल चुके हो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। वहां से साइन थीटा की आप वैल्यू निकाल चुके, कितनी आई थी 1/√5 एंड कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 2/√5। तो अब दोनों इक्वेशंस में आपको थीटा पता, साइन थीटा पता है, कोस थीटा पता है, वी की वैल्यू, वी कौन सा रखना पड़ेगा अब यहाँ पर, व्हाट इज योर वी? जो आपकी गाड़ी की एक्चुअल स्पीड है अभी वो कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। ये वाला वी यूज करना, ये सेफ वाला मत यूज कर देना, सेफ वाला चेक करने के लिए बस। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं, तो इस केस में डायरेक्शन तो हमको सीधा ही समझ में आ गया और मैग्नीट्यूड इसको सॉल्व करके आ जाएगा। अभी सवाल में तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स पूछा था, नॉर्मल रिएक्शन पूछा होता तो वो भी आपके ऐसे ही निकलेगा। समझ में आ गया सबको? अब एक हिंट है आप लोगों के लिए, ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वी मिनिमम और वी मैक्सिमम निकालना है। तो जब आपकी इक्वेशंस बनेंगी ना वो ऐसे ही बनेंगी, ठीक है? आप यहाँ पर इक्वेशंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अभी पीछे बनाया। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला रोड इज बैंक्ड फॉर व्हीकल विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे दिया 0.4। फाइंड वी मिनिमम एंड वी मैक्सिमम सो दैट व्हीकल डू नॉट स्किड आउटवर्ड और इनवर्ड। मैंने आपको टिप क्या दिया था कि जब भी वी मिनिमम और वी मैक्सिमम की बात करें तो जहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स आपका इक्वेशन में बनता है उसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे म्यू एन। समझ में आया? इक्वेशन वैसे ही बनेगी जैसे आपके पास है। जैसे वी मैक्सिमम की अगर आप बात कर रहे हो, मैक्सिमम स्पीड के टाइम स्किडिंग किधर हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है ना, mv²/r बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पलट के नीचे लगेगा। वी मिनिमम की बात कर रहे हो यानी आपका mv²/r घटता है, घटता 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 कितना घटा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आता है आपके पास, नीचे की तरफ वो स्किडिंग होने लगता है तो फ्रिक्शन फोर्स पलट के ऊपर लगता है, जैसे आपके पास यहाँ पर इस केस में लगा। दोनों केसेस सेम है, बस सवाल आपसे वी मैक्सिमम और वी मिनिमम को पूछ लिया तो जो इक्वेशंस आपकी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में बनी ऐसे ही बनेगी, पर फ्रिक्शन की जगह पर क्या पुट करना है म्यू एन। वी मैक्सिमम और वी मिनिमम के टाइम पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। सो दिस इज योर हिंट, यू विल सॉल्व इट। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और एक क्वेश्चन और है होमवर्क में, ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक आप लोगों ने किया है उसके ऊपर है, डायरेक्ट नॉर्मल लोड के लिए बात कहानी चल रही है। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और जिसको भी प्रॉब्लम आए मुझसे पूछ लेना, डिस्कस कर लेना, कल फोन कर लेना, पर अपना ये जो डाउट है ये इससे रिलेटेड वो सारे सॉल्व कर लो बेटा। ठीक है।